हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 9th का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था और कल इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट के जो हिंदी के आंसर की वो लेके आए हैं, जो कि आने वाले इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिनका एग्ज़ाम आज हुआ था वो इससे अपने मार्क्स टैली कर सकते हैं, कितने आपके मार्क्स आए थे। पेपर काफ़ी ईजी आया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो था वो था अपठित बोध, जिसमें विज्ञान और तकनीकी से संबंधित एक पैसेज आया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं हम। तो पहला है, कथन और कारण को आपको पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प को चुनना है कि आज के समय में आधुनिक तकनीक के बिना जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को आसान, सरल और तेज बनाया है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ भी आए तो आम तौर पर उसका आंसर सी ही होता है। ज़रूरी नहीं है सी हो, लेकिन बहुत ऑप्शंस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई, तो आप सी रख सकते हो। फिर है, देश के विकास और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? विज्ञान बिल्कुल आवश्यक है। धार्मिक आडंबर की बिल्कुल नहीं। प्रौद्योगिकी की है, वैज्ञानिक बहिष्कार की नहीं। तो 1 और 3 की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इसमें आपको सही विकल्प को सुमेलित करना है। जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी। तो जैसे हम देखें, ऊर्जा निर्माण जो है वो तो सौर प्रकाश से रिलेटेड है। तो दूसरे का 3 देख लो किस में है। तो दूसरे का 3, बस एक ही ऑप्शन बचता है आपका। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। तो सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट से और बुनियादी ढांचा सड़क निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है, आधुनिक उपकरणों की खोज से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब आप पैसेज पढ़ोगे उसमें लिखा है कि आधुनिक विज्ञान से बहुत सारे सभी समस्याओं को सुलझाने में और अलग अलग उपकरणों की खोज की गई। चिकित्सा, शिक्षा, इन सब को लागू किए बिना बहुत सारे लाभ लिए गए। कुछ जैसे लाभ, जैसे नई तरह की दवाइयाँ, उपकरण की सहायता से जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो पाया। और जितने भी उपकरण थे वो भी विज्ञान की वजह से ही बन पाए। तो इन्हीं में से आपको अपना आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साथ लेकर चलना क्यों आवश्यक है? तो ये अगर हम देखें पैसेज के पहले पैराग्राफ में ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है, इसीलिए उनको साथ लेकर चलना आवश्यक है। तो ये था पहला अपठित गद्यांश। अब उसके पार एक काव्यांश है और काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब काव्यांश बहुत अच्छा काव्यांश, अगर आप पढ़ो, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये पूरा काव्यांश है। अब अगर देखें, सबसे पहला है, अक्षर बनते चिंगारी। तो इसका क्या आशय है? तो अक्षर जो है चिंगारी, इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी विचारों का उदय। उसके बाद है, काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तलवार की अपेक्षा कलम की श्रेष्ठता बिल्कुल है। कलम की अपेक्षा तलवार की श्रेष्ठता बिल्कुल नहीं। हिंसा के स्थान पर अहिंसा पर बल देना बिल्कुल है। और राष्ट्रीय चेतना पर विचारों का महत्व, ये भी है। तो 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 देखो किस किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, कथन और कारण, कलम भाव जगाने वाली देश की बड़ी शक्ति है। बिल्कुल सही है। और कलम में नए और क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने शक्ति है। तो ये भी सही है और सही व्याख्या है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आमतौर पर मैंने कहा ना, इसका आमतौर पर आंसर सी ही होता है। फिर कलम की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो कलम क्या करता है? नए विचारों को सामने लाता है। और अगर आप देखो, इसमें पैसेज में आपको दिया होगा, यहाँ पर देखो, कलम क्या करता है? वो भाव जगाती है और विचारों को, नए विचार को भी सामने लेके आती है। तो ये आप लिख सकते हो इसमें 2। फिर क्वेश्चन था, कलम और तलवार में किसका चयन करेंगे? तो कलम का चयन करेंगे। क्यों? वो आप आसानी से लिख सकते हो। फिर है, ये था आपका खंड ख, जिसमें व्याकरण से रिलेटेड था। तो उपसर्ग और प्रत्यय इसमें आपको बताने हैं। जैसे पहला है परित्यक्त। तो परित्यक्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें अगर देखो, सब उपसर्ग जो है वो क्या है? परि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परि, ये उपसर्ग है। फिर स्व उपसर्ग से निर्मित। तो स्व जिसमें शुरू में आगे लग जाए, तो जैसे स्व अभिमान, तो स्वाभिमान हो गया। ठीक है, तो स्वाभिमान एक इसका उत्तर हो गया। अच्छा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस देखनी हो तो हमारे एक मित्र का चैनल है आर्य संस्कृत क्लासेस, आप उसमें देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है सारे समास, प्रत्यय और
ये भी इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके उनके चैनल पे जाके पेपर से पहले सारा वो देख लेना प्लेलिस्ट में, और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। फिर है निर्जन शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द क्या है, निर्जन है क्या, निर प्लस जन, तो मूल शब्द है इसमें जन। फिर है नैसर्गिक शब्द का निहित प्रत्यय, नैसर्गिक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, तो लास्ट प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है वो है इक प्रत्यय। फिर है अनीय प्रत्यय से एक शब्द बनाए, तो अनीय जोड़कर, तो जैसे विचारणीय, विचार प्लस अनीय तो विचारणीय, निंदनीय, तो ये सारे जो है अनीय शब्द से बनने वाले, अनीय प्रत्यय से बनने वाला एक शब्द है। उसके बाद है आपको ये समास बताना है, इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है पूजा पाठ, तो पूजा पाठ में कौन सा समास है, तो पूजा पाठ में अगर हम देखें तो अच्छा इसमें आपको बताना है विग्रह करना है, तो ये पूजा पाठ है आपका पूजा और पाठ, तो इस तरह से आपको समास का विग्रह करके लिख देना है, पूजा और पाठ। फिर है रसोई घर में जो समास है उसका बताना है कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर, तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास। फिर है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वह समास क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है द्विगु समास। ठीक है, समास ये आए हैं, हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड आपके ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो आए हैं इवनिंग में भी उसी से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है यहाँ तत्पुरुष आया तो कर्मधारय आ जाए, द्विगु आया है तो द्वंद्व आ जाए, तो इन सब समास से रिलेटेड अगर आपको जानना हो तो जो मैंने बताया मेरे मित्र का चैनल उस पर आप जाके देख सकते हो, RS संस्कृत क्लासेस पे उनके प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें सारे ये समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर एक कर्मधारय समास का एक उदाहरण बताना है, तो कर्मधारय समास का एक उदाहरण हो जाएगा आपका नीलकमल। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा नीलकमल। फिर है यथाविधि, इस शब्द में निहित समास का भेद लिखना है, तो यथाविधि, तो इसमें जो है समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। तो ये था आपका टोटल चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है, तो वाक्य भेद इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या तुम्हें मालूम है, और क्वेश्चन मार्क है तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, तो ये है आपके प्रश्नवाचक। फिर है सालिम अली तुम लौटोगे ना, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर विस्मया है, तो ये हो जाएगा विस्मयावाचक, विस्मयवाचक, जिसमें आपको हैरानी हो रही है, तो ये हो जाएगा विस्मयवाचक। नेक्स्ट है यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, तो ये कौन सा है इसमें, संकेतवाचक। बस एक एक शब्द का आपको लिखना है, और लैंग्वेज में लगभग पेपर एक जैसा ही आता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, तो ये हो सकता है इसी तरह का आपका भी रिपीट हो जाए। फिर है नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, तो ये इसमें जो वाक्य भेद है वो कौन सा है, विधानवाचक। अगला है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण देना है, जैसे आज्ञा देना है, तो अगर हम देखें तुम पानी लेके आओ, या किसी का नाम पानी लेके आ जाओ, रमेश पानी लेके आओ, तो इस तरह से ये आज्ञावाचक का एक उदाहरण हो जाएगा। फिर है अलंकार आपको बताना है, तो काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। तू मोहन के उर्वशी उर्वशी, तो उर्वशी समान, तो यहाँ पर समानता से बात की जा रही है, तो उपमा, ठीक है, उपमा अलंकार है। फिर सीधी चलते राह जो सदा रहे सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है आपका श्लेष अलंकार। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाय, इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, ये बहुत ही फेमस है। फिर है कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, तो सब में क का पहला शब्द लगभग एक जैसा है, तो इसमें भी कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अलंकार के 5 क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद आपके ये पाठ्य पुस्तक के गद्यांश है, तो इसके भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो हम कोशिश करते हैं करने की। तो इस गद्यांश में जो तुम शब्द है उसका संबोधन किसके लिए हुआ है, तो वो हुआ है प्रेमचंद के लिए। फिर है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है, इसमें जूता किस किस का प्रतीक है,
मर्यादा का, मान सम्मान का, धन संपत्ति या शक्ति का। तो इसमें अगर हम देखें तो जूता जो है वो शक्ति और धन संपत्ति इन दोनों का प्रतीक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन सी 1 और 4। मर्यादा और मान सम्मान, टोपी उसका प्रतीक होता है। फिर है कथन और कारण, अब तो जूते की कीमत बढ़ गई और एक और जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर हो सकती है। तो ये भी सही है। और व्यक्ति की पहचान उसकी धन संपत्ति से हो रही है तथा लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपने मान सम्मान को भी त्याग रहे हैं। तो ये भी सही है और इसका ऑप्शन नंबर सी है। व्याख्या भी सही है और दोनों कथन और कारण भी सही है। फिर है लेखक को कौन सी बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है? तो वो है प्रेमचंद के जूते का फटा होना, ऑप्शन नंबर बी। फिर है तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, इस कथन से क्या आशय है? तो इसमें प्रेमचंद का उद्देश्य शक्ति संपन्न और समृद्ध होना, प्रेमचंद ने समृद्धि लेखन मर्यादा पर विशेष बल दिया, स्वार्थ भावना और लेखन का उद्देश्य धन संचय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब ये आपके पठित गद्यांश में से ऑप्शंस ये लिखने वाला था तो बहुत आसान है, ये आप आसानी से कर लिया होगा आपने। फिर ये एक आपका काव्यांश है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? तो ब्रिटिश राज का गहना कहा गया है हथकड़ियों को। फिर है ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी? तो हाथ पैर में बेड़ियां डाली जाती थी, बिल्कुल सही है। बैलों के स्थान पर कोल्हू चलवाया जाता था, ये भी सही है। बड़े पत्थरों से गिट्टियों को रूप में तोड़ाया जाता था, ये भी सही है। भरपेट भोजन और गहने दिए जाते, तो ये गलत है। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर है कथन और कारण, तो कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान थे, बिल्कुल सही। कवि के अनुसार देश की आज़ादी के लिए बेड़ियों का बंधन गौरव की बात है, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो देखा आपने, अधिकतर इसका ऑप्शन नंबर सी ही है। फिर है हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, पंक्ति का क्या आशय है? तो अंग्रेज़ों के अहंकार और अत्याचार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सहनशीलता से चूर करना, तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद है उपयुक्त काव्यांश किस भाव की प्रधानता है? राष्ट्र की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल। रात्रि के सौंदर्य का, नहीं। ब्रिटिश शासन की क्रूरता, बिल्कुल। और साहित्यिक व्यंग का, तो तीनों का है। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद ये आपका लिखने वाला था, राइटिंग वाला, जो गद्यांश में से, कविताओं में से आए हुए क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी था। और फिर एक आपका यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन और फिर लिखने वाला सारा टॉपिक था, तो बहुत इजीली आपने कर लिया होगा। तो इस तरीके से आप देख लो और जो आपके व्याकरण और इन सब से ही आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपका टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको लगभग 27 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। तो इतने में ही आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इसका रिवीजन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि आप एक जो चैनल है उस पे जा सकते हो, आर्य संस्कृत क्लासेस पे, और उसमें संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उसमें आप रिवीजन भी कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम कल है तो उससे पहले रिवीजन ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और भी वीडियोस जो आपके कल आंसर की आएगी और साइंस और मैथ्स के जब भी वीडियोस आएंगे तो उसके मॉर्निंग के आंसर की और इवनिंग के भी आंसर की हम इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करेंगे। तो तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।